Hi guys, welcome everyone. Let's start. शरीर में श्वसन क्रिया मुख्यतः किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर है नंबर सी नंबर मेडुला ब्लॉन्गटा। मेडुला ब्लॉन्गटा मस्तिष्क के ब्रेनस्टेम का एक महत्वपूर्ण भाग है जो स्वचालित जीवन रक्षक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह रिस्पिरेटरी सेंटर्स इंस्पिरेटरी एक्सपायरेटरी होते हैं जो श्वसन की गति और गहराई को नियंत्रित करते हैं। जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ती है या pH गिरता है तो मेडुला ब्लॉन्गटा के केमोरोसेप्टर्स इसे महसूस करते हैं और श्वसन की दर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं ताकि अतिरिक्त CO2 बाहर निकल सके। इस प्रकार यह होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। यदि मेडुला को चोट लग जाए तो जैसे हेड इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक या पॉइजनिंग, तो व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक सकती है और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि ब्रेनस्टेम ब्रेथ का मतलब है सांस व सर्कुलेशन का स्वाभाविक रूप से रुक जाना। चिकित्सा विज्ञान में मेडुला की भूमिका इतनी केंद्रीय है कि रेसिसिटेशन करते समय एयरवे और ब्रीथिंग का पर प्राथमिकता ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पाचन तंत्र में वसा फैट का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? इसका आंसर है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। वसा का पाचन सबसे अधिक प्रभावी रूप से छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यद्यपि वसा का कुछ भाग पेट स्टमक में गैस्ट्रिक लेपैसे द्वारा पचता है, लेकिन असली पाचन बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के उपसहयोग से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लीवर से निकलने वाला बाइल साल्ट्स वसा को छोटे छोटे कणों इमल्सिफिकेशन में तोड़ देता है, जिससे पैनक्रियाटिक लिपेस आसानी से ट्रिग्लिसराइड्स को मोनोग्लाइसराइड्स और फ्री फैटी एसिड में विभाजित कर सके। ये मॉलिक्यूल्स बाइल साल्ट्स की सहायता से माइसेल्स बनाते हैं और इंटेस्टाइन विली की लिंगिंग एब्जॉर्ब होते हैं। ये एंटेरोसाइट्स इन्हें रीस्टेरिटी करके साइक्मोकीरोस बनाते हैं। यह लाइम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। यदि किसी को बाइल की कमी है, जैसे गाल ब्लैडर स्टोन या लीवर डिजीज में, तो वसा का पाचन सही से नहीं होगा और स्टूल ग्रीसी या फुल स्मेलिंग हो जाएगा, जिसे स्टेटराइन कहते हैं। बच्चों में फैट मेलाब्सोर्प्शन, ग्रोथ रिटार्डेशन और विटामिन ए, डी, ई के डेफिशिएंसी का कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया रोग का कारण बनने वाला परजीवी कौन सा है? इसका आंसर है बी, प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक जीवन घातक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है। भारत में मुख्यतः पी विवाक्स और पी फैल्सीफरम पाए जाते हैं। यह परजीवी फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के काटने से रक्त में प्रवेश करता है। पहले यह लीवर सेल्स में जाकर मल्टीप्लाई करता है और फिर आरबीसी को संक्रमित करता है। संक्रमित आरबीसी फटने पर चिल्स, रिगोर्स और हाई ग्रेड फीवर आता है जो पीरियडिक होता है। टार्टियन क्वार्टन फीवर पैटर्न पी फैल्सीफरम सेरेब्रल्स मलेरिया, रेनल फेलर और डेथ कर सकता है। मलेरिया की रोकथाम वेक्टर कंट्रोल, मस्कीटो नेट, इंसेक्टिसाइड्स, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और एक्ट आर्टमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। यह रोग गरीब क्षेत्रों में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का बड़ा कारण है। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम NVBDCP का मुख्य फोकस है। WHO ने मलेरिया एलिमिनेशन 2030 लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस की पुष्टि किस जांच से होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नंबर, स्पुटम फॉर AFB। ट्यूबरक्लोसिस की पुष्टि स्पुटम माइक्रोस्कोपी से होता है, जिससे एसिड फास्ट बेसिली AFB को जेहिल निलिसलिन
स्टेन्स से देखा जाता है। यह कन्फर्मेटरी टेस्ट है क्योंकि इससे सीधे मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को पहचाना जाता है। मॉन्टॉक्स केवल इन्फेक्शन के एक्सपोज को दर्शाता है, डायग्नोसिस नहीं करता। चेस्ट एक्सरे सपोर्टिव एविडेंस देता है लेकिन डेफिनेटिव प्रूफ नहीं। डब्ल्यूएचओ और भारत के रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अब एनटीईपी के अनुसार स्पुटम एबी पॉजिटिव पेशेंट और इन्फेक्टिव माना जाता है। डॉट्स थेरेपी शुरू की जाती है। अब CBNAAT जेनेक्सपर्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट भी कंफर्मेटरी है और ड्रग रेसिस्टेंस डिटेक्ट करता है। अर्ली डायग्नोसिस और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सेफ वाटर का मतलब है। इसका ऑप्शन बी है आंसर, ऐसा पानी जिसमें जर्म्स ना हो। सेफ वाटर का अर्थ केवल दिखने में साफ पानी नहीं बल्कि ऐसा पानी जिसमें कोई डिजीज कॉजिंग जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और हार्मफुल केमिकल्स ना हो। डब्ल्यूएचओ मानकों के अनुसार पोर्टेबल वाटर वह है जो पीने योग्य, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। दूषित पानी में क्लोरेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, डायरिया जैसी बीमारी होती है। सेफ वाटर के क्लोरोनेशन, फिल्ट्रेशन, यूवी ट्रीटमेंट और बॉयलिंग का प्रयोग किया जाता है। पब्लिक हेल्थ में सेफ वाटर एक्सेस को ह्यूमन राइट माना गया है क्योंकि स्वच्छ पानी की उपलब्धता सीधे हेल्थ आउटकम्स को प्रभावित करती है। सेफ वाटर और सैनिटेशन एसडीजी गोल्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्सनल हाइजीन का सबसे पहला नियम क्या है? पर्सनल हाइजीन हैंड वॉशिंग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि डर्टी हैंड्स का लगभग 80% इन्फेक्शन फैलते हैं। हाथों में वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स आसानी से चिपक जाते हैं और भोजन या चेहरे को छूने से बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड केयर हाइजीन बताया है। पेशेंट कॉन्टेक्ट से पहले और बाद, एसेप्टिक प्रोसीजर के पहले, बॉडी फ्लूइड्स एक्सपोजर के बाद, सराउंडिंग टच करने के बाद, पब्लिक हेल्थ में बार बार हाथ धोने, 20 सेकंड साबुन या आउट एल्कोहल रब से, डायरिया, पेनोमेनिया, कोविड-19 और अन्य कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। स्कूल, घर, अस्पताल सभी जगह हैंड हाइजीन एजुकेशन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी, जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हर साल इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल हेल्थ को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डिजीज सर्वेलियंस और एपिडेमिक कंट्रोल करता है और टीबी की, मलेरिया, एचआईवी एड्स इरेडिकेशन प्रोग्राम और वैक्सीनेशन ड्राइव्स और कोविड-19 रिस्पॉन्स जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव का नेतृत्व करता है। जेनेवा में स्थित मुख्यालय रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग और गाइडलाइंस का जारी करता है। डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिस विभिन्न महाद्वीपों में है जैसे सियाट, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस दिल्ली में है। डब्ल्यूएचओ को हेल्थ का यूएन बॉडी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम आरसीएच किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, 1997 में। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच प्रोग्राम भारत में 1997 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स में सुधार करना था। इसमें एंटीनेटल केयर, एएनसी, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस, पोस्टनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ शामिल किया गया। आरसीएच ने विशेष रूप से मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ाने पर जोर दिया। यह प्रोग्राम INRHM 2005 का भी हिस्सा बना है। बाद में आरसीएच फेज 2 लागू किया गया। हेल्थ वर्कर्स को स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए प्रशिक्षित किया गया। आरसीएच में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्टेंस में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फैमिली। सोशियोलॉजी में प्राइमरी ग्रुप
वह होता है जहां व्यक्तिगत, घनिष्ठ और भावनात्मक संबंध होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण फैमिली और परिवार में फेस टू फेस इंटरैक्शन, म्यूचुअल केयर और लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं। प्राइमरी ग्रुप व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, वैल्यूज और सोशलाइजेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत सेकेंडरी ग्रुप फॉर्मल और गोल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल पार्टीज। पब्लिक हेल्थ में फैमिली को सबसे महत्वपूर्ण यूनिट माना जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य, व्यवहार, खान पान, स्वच्छ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस परिवार में ही सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैरिज एक प्रकार का, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज समाज का एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो रिप्रोडक्शन, फैमिली फॉर्मेशन और सोशल ऑर्डर्स बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह केवल धार्मिक या व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, कानूनों को नियंत्रित व्यवस्था मैरिज और फैमिली बनाती है, जो सोसाइटी की मूलभूत इकाई। पब्लिक हेल्थ और मैरिज पैटर्न का प्रभाव फर्टिलिटी, चाइल्ड स्पेसिंग, मैटरनल हेल्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ पर सीधा पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों में मैरिज को कस्टम अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य रिप्रोडक्शन और सामाजिक नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1983 सही आंसर है इसका। भारत की पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में लागू हुई। इस नीति का उद्देश्य सभी को प्राइमरी हेल्थ केयर उपलब्ध कराना और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था। इससे प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव केयर पर ध्यान दिया गया। नीति ने सब सेंटर, पीएससी और सीएससी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का जाल फैलाने की बात कही। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, मलेरिया कंट्रोल, टीबी कंट्रोल जैसे प्रोग्राम पर जोर दिया गया। 1983 एनएचपी ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बढ़ावा दिया, हेल्थ और नेशनल डेवलपमेंट से जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिटी डायग्नोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम पहचानना। कम्युनिटी डायग्नोसिस का उद्देश्य कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ स्थिति का आकलन करना। इसमें एपिडेमियोलॉजी, सर्विस, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और फील्ड ऑब्जर्वेशंस की जानकारी जुटाई जाती है। इससे यह देखा जाता है कि समुदाय के कौन सी बीमारी सबसे अधिक, उनके रिस्क फैक्टर या अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज पर्याप्त है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में डायरिया और माल न्यूट्रिशन केसेस अधिक है, तो वाटर सैनिटेशन न्यूट्रिशन इंटरवेंशन योजना बनाई जाती है। कम्युनिटी डायग्नोसिस पब्लिक हेल्थ प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पहला चरण है। क्वेश्चन नंबर 13, कोलेरा फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विबिरो कोलेरा। कोलेरा का कारण विबरिक कोलेरा नामक ग्राम निगेटिव कॉमक सेप बैक्टीरिया है। यह कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड में फैलता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कोलेरा टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे मेसिव वाटर डायरिया, राइस वाटर स्टूल्स, रिहाइड्रेशन होता है। बिना इलाज के पेशेंट शॉक और डेथ तक पहुंच सकता है। ट्रीटमेंट का आधार ओआरएस, आईवी फ्लूइड्स, जबकि ऑर्बियोटिक्स सपोर्टिव और कोलेरा की रोकथाम के लिए सेफ वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और कोलेरा वैक्सीन महत्वपूर्ण है। जॉनसन ने 19वीं शताब्दी में कोलेरा का कारण कॉन्टेमिनेटेड वाटर बताया था। इसे मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, आईसीडीएस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भारत का सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसे 1975 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। यह आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, रिफरल सर्विसेज प्रदान करता है। साथ ही गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। इस कार्यक्रम ने बाल मृत्यु दर और कुपोषण घटाने की मदद की है। आईसीडीएस का दायरा पूरे भारत में फैला हुआ है और यह बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सेफ डिलीवरी किट का मुख्य उद्देश्य है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन रोकना। सेफ डिलीवरी किट, जिसे क्लीन डिलीवरी किट भी कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य प्रसव के दौरान होने वाले संक्रमणों को रोकना। भारत जैसे देशों में बहुत से प्रसव घरों पर छोटे हेल्थ सेंटर्स में होते हैं, जहां इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। इस किट
में सोप, स्टेरलाइट ब्लेड, क्लीन कॉर्ड, टाई और साफ कपड़ा शामिल होता है। इनसे प्रसव के समय हाइजीन प्रैक्टिस सुनिश्चित होती है और मैटरनल सेप्सिस, परपेरल इन्फेक्शन और रीओन्टल टेटानस जैसे घातक बीमारियों से बचाव होता है। WHO और यूनिसेफ भी इसे प्रमोट करते हैं ताकि हर जन्म सुरक्षित और संक्रमण मुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1953। भारत में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में शुरू हुआ। आज़ादी के बाद मलेरिया देश की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी। उस समय हर साल करोड़ों लोग मलेरिया से बीमार होते थे और लाखों की मौत होती थी। 1953 में इस कार्यक्रम के तहत DDT स्पेयरिंग अर्ली केसेस डिटेक्शन ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई और वर्षों में मलेरिया के मामलों में बड़ी कमी आई। इसे एक सफल कार्यक्रम माना गया। बाद में इसे नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कहा गया। हालांकि बाद में रिसर्जेंस हुआ और आज इसे NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल किया गया है। यह प्रोग्राम अभी भी मलेरिया एलिमिनेशन 2030 के लक्ष्य की ओर काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिक हेल्थ का फादर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन स्नो को। जॉन स्नो को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहा जाता है। उन्होंने 1954 में लंदन में कोलेरा एपिडेमिक का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ब्रॉड स्ट्रीम पंप का पानी दूषित था, यही कोलेरा फैलाने का कारण था। उन्होंने मैपिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सिद्धांत सिद्ध किया कि बीमारी का कारण वाटर बोर्न था। इस खोज में एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ को नई दिशा दी। उनकी पद्धति ने डिजीज प्रिवेंशन और सैनिटेशन की अवधारणा को जन्म दिया। आज भी पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस और एपिडेमियोलॉजी में उनकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जॉन स्नो की खोज ने दिखा दिया कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन बीमारियों से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 18, एनीमिया कंट्रोल के लिए नेशनल प्रोग्राम में गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IFA टैबलेट्स। गर्भावस्था में एनीमिया भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। आयरन हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकता है। गर्भवती महिलाओं को रोजाना कम से कम 100 IFA टैबलेट्स लेने की सलाह दी जाती है। इसे मैटरनल मॉर्बिडिटी, पैटर्न डिलीवरी, लो बर्थ वेट और मैटरनल डेथ में कमी होती है। सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरियों को भी IFA सप्लीमेंटेशन देती है ताकि एनीमिया की समस्या जड़ से खत्म की जा सके। एनीमिया मुक्त भारत अभियान का भी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 19, स्कूल हेल्थ सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। स्कूल हेल्थ सर्विसेज बच्चों की संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों की रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग करना है ताकि एनीमिया, विजन डिफेक्ट, हियरिंग प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन और कम्युनिकेबल डिजीज की समय पर पहचान हो सके। साथ ही इम्यूनाइजेशन, डीवॉर्मिंग और हेल्थ एजुकेशन भी प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं से बच्चों की एब्सेंटिज्म कम होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधरता है। मिड डे मील प्रोग्राम भी बच्चों के पोषण को बढ़ावा देता है। भारत सरकार का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS इस दिशा में काम कर रहा है। बच्चों के हेल्थ चेकअप्स, रिफरल सर्विस, अवेयरनेस इन्हीं सेवाओं का हिस्सा है। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेथड कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी नंबर, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम का सबसे प्रभावी साधन है। टीका लगाने से शरीर में इम्यूनिटी विकसित होती है और जो इन्फेक्शन होने से पहले ही शरीर को रोग से बचा लेती है। स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन और पोलियो की समाप्ति वैक्सीनेशन की सफलता के उदाहरण है। भारत का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों को TB, डायप्थीरिया, पर्टुसिस,
टेटनेस, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो जैसी बीमारियों से बचाता है। वैक्सीनेशन न केवल इंडिविजुअल को बल्कि कम्युनिटी को भी सुरक्षा देता है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसी वजह से महामारी और आउटब्रेक को रोका जा सकता है। पब्लिक हेल्थ में वैक्सीनेशन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन माना जाता है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। यदि आपको इसमें भी थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि और शेयर कीजिए। और यदि आपको कुछ और कोई नॉलेज अपनी शेयर करना है तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक।